हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानित क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज हम लोग वर्णमाला चैप्टर के अंतर्गत वर्ण और वर्ण के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, वर्णमाला शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक वर्ण और दूसरा माला। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि वर्ण किसे कहते हैं। हमारे मुख से जो भी सार्थक ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। हमारे मुख से निकली हुई सार्थक ध्वनि वर्ण कहलाती है। तो अब वर्ण में ध्वनि की बात आती है, तो ध्वनि के बारे में देख लेते हैं कि ध्वनि भाषा की सबसे लघुतम इकाई कहा जाता है। ध्वनि भाषा की सबसे लघुतम इकाई है, या ध्वनि को भाषा की मौखिक इकाई भी कहते हैं। वर्ण भाषा की लिखित इकाई होती है और जो ध्वनि होती है वो भाषा की सबसे लघुतम या सबसे छोटी इकाई होती है, और ध्वनि को मौखिक भाषा के रूप में भी जाना जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। कुल हिंदी में कुल वर्ण 52 होते हैं, 52, और इन 52 वर्णों में हमारे स्वर होते हैं। स्वर हमारे 11 होते हैं। छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने छोटा से लगा करके ज्ञा तक अक्षर पढ़े, और छोटा से ज्ञा तक कुल अक्षर 52 होते हैं, और उन 52 अक्षरों में 11 अक्षर स्वर होते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से अक्षर स्वर कहलाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ और ओ और औ, ये कुल 11 अक्षर स्वर कहलाते हैं। अंक और अह अक्षरों को स्वर की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। इनके बारे में हम बाद में चर्चा कर लेते हैं। अंक और आह के बारे में कुल हमारे 11 स्वर है, आ से लगा करके औ तक। अब ये जानना हमें है कि स्वर कहते किसे हैं। हमारे मुख से स्वतंत्र रूप से निकली हुई अक्षर, हमारे मुख से स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्णों को हम स्वर कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह लेते हैं कि स्वरों के उच्चारण में हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। जब हमें जिन वर्णों को उच्चारण करने में हमें कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, ऐसे वर्णों को हम स्वर कहते हैं। स्वर कुल 11 होते हैं। अब स्वर कुल 11 होते हैं, और अगर पूछा जाए कि मात्राएं कितनी होती हैं, तो मात्राएं कुल 10 होती हैं। मात्रा 10 होती हैं, क्योंकि आ वर्ण की कोई भी मात्रा नहीं होती है। मात्रा कुल 10 होती हैं। आ वर्ण को शहीद वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए परीक्षा में कि शहीद वर्ण किसे कहते हैं, तो आ वर्ण है। आ वर्ण को शहीद वर्ण इसलिए कहा जाता है कि आ वर्ण सभी अक्षरों के अंदर सम्मिलित होता है। जैसे हम जब का उच्चारण करते हैं, खा का करते हैं, चा का करते हैं, पा का करते हैं, टा का करते हैं, तो इन सभी अक्षरों के आगे आ वर्ण शामिल होता है। इसीलिए आ अक्षर को हम शहीद वर्ण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वर कुल 11 होते हैं। मात्रा अगर पूछी जाए तो कुल 10 होती हैं। आ वर्ण को शहीद वर्ण कहा जाता है। री अक्षर जो है, री वर्ण जो है, वो संस्कृत भाषा के शब्दों में यूज किया जाता है। इसके अलावा हमारे तत्सम शब्दों के अंतर्गत भी री का उच्चारण होता है। अब देखते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वर के भेद, स्वर कुल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, अगला है दीर्घ, और अगला है प्लुत स्वर।
ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, ई, उ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर है। अ, ई, उ, री, इन्हीं ह्रस्व स्वरों को हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। अगर परीक्षा में पूछा जाता है मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो यही ह्रस्व स्वर जो हैं वो हमारे मूल स्वर कहलाते हैं। इन्हें मूल स्वर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हीं वर्णों के निर्माण से, इन्हीं वर्णों के मिलन से हमारे अन्य स्वरों का निर्माण हुआ है। इन्हीं वर्णों की सहायता से अ, ई, उ, री वर्णों की सहायता से अन्य स्वर बने हुए हैं, इसीलिए इसे हम मूल स्वर कहते हैं। अब अगला प्रश्न हो सकता है कि पूछा जाए कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है, जो स्वर हम कम प्राणवायु में बोल सकते हैं, ऐसे स्वरों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत शेष बचे हुए जितने स्वर हैं, यहाँ पर ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। अगर परीक्षा में पूछा जाता है ह्रस्व स्वर संख्या में कितने हैं, तो 4। इसके अलावा जो बचे हुए स्वर हैं वो दीर्घ स्वर हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब अगला प्रश्न बन सकता है कि दीर्घ स्वर में भी कुछ दूसरे स्वर भी शामिल होते हैं। दीर्घ स्वर में अगर पूछा जाता है दीर्घ संधि स्वर, निम्न वर्णों में कौन सा दीर्घ स्वर संधि है? तो शुरुआत के आ, ई, उ, आ, ई, उ वर्ण जो है हमारे दीर्घ संधि स्वर भी कहे जाते हैं। इन्हें हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर। 2 दीर्घ स्वर के अंतर्गत 7 वर्ण, और फिर इनको जब विभाजित किया गया तो 3 वर्ण हमारे आए जाकर के दीर्घ संधि स्वर के अंतर्गत, या इन्हें फिर हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अगला हमारा स्वर है प्लुत स्वर। इसके अलावा अगर स्वर पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के ही होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हमें दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा ओम लिखा हुआ, ऐसे आप लोगों ने कहीं लिखा हुआ देखा होगा, या ऐसे है, तो क्या हुआ कि जब इन वर्णों का इन शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें उच्चारण में अधिक समय लगता है। आप स्वयं में उच्चारण करके इनको देख सकते हैं। ओम। तो ह्रस्व स्वर के उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगता है, हमारी कम प्राणवायु खर्च होती है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, और प्लुत स्वर के उच्चारण में हमें 3 गुना समय लगता है। अगला प्रश्न आ सकता है जागे कि अ, आ, ई, उ, री आदि जो स्वर हमारे हैं, ये अंक और अंक और अह के बारे में हमने बताया, ये स्वर नहीं हमारे हैं, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अब बात आती है अगला कि कभी पूछा जाता है प्रश्न कि आ उच्चारण के आधार पर कौन सा स्वर है, अर्थात हम आ को अपने मुख के किस भाग से उच्चारित करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर। उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं, अ, आ का उच्चारण हम कंठ से करते हैं, ई का उच्चारण हम तालव्य से करते हैं,
उ का उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं। री का उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालव्य से होता है। और ऐ और ओ और औ वर्णों का उच्चारण हम कंठ और ओष्ठ से करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के अंदर सबसे पीछे गला, गले के बाद में हमारी छत का, मुंह के ऊपर जो छत है उसका पिछला भाग तालव्य कहलाता है, बीच का भाग मूर्धा कहलाता है, आगे का दंत और उसके आगे ओठ से। तो ऐसे ही जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ई का उच्चारण तालव्य, कंठ के आगे छत का ऊपरी हिस्सा। इसके अलावा जब उ का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करके आप लोग खुद देख लीजिएगा, तो ओष्ठ से उसका उच्चारण होता है ओंठों के द्वारा। री का उच्चारण हमारे तालव्य के आगे अर्थात बीच वाले हिस्से से होता है। ए और ऐ का उच्चारण कंठ और तालव्य दो जगह से होता है। ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। तो उच्चारण के आधार पर अगर कभी प्रश्न आता है कि उ का, या एक वर्ड कह लीजिए कि उ का उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। ये उच्चारण के आधार पर है कि कहाँ से बोले जाते हैं। अब जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगला प्रश्न हो सकता है कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर भेद। तो जिह्वा के आधार पर भी हमारे स्वर जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तीन प्रकार के जिह्वा के आधार पर भी स्वर तीन प्रकार के होते हैं। ई और उ हमारे अग्र स्वर हैं, क्योंकि हम इन्हें जिह्वा के आगे हिस्से से इसका उच्चारण करते हैं। इसके अलावा केवल आ वर्ण, जिसे हम शहीद वर्ण के नाम से जानते हैं, इसका उच्चारण स्थान जिह्वा के द्वारा मध्य भाग से होता है। शेष बचे हुए जितने भी वर्ण हैं वो पश्च भाग से होता है, जिह्वा के पिछले हिस्से से होता है उनका उच्चारण। तो कौन कौन से बड़े बचे हैं? मध्य में आ हो गया जाकर के, फिर बड़ा हो गया और ए हो गया, ऐ, ओ, औ और री, ये हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। चार हमारे अग्र हैं। अगला आ जो है हमारा मध्य है, और छह स्वर हमारे पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। आ, ए, ऐ, ओ, औ और री, ये छह वर्ण हमारे पश्च भाग से उच्चारित होते हैं जिह्वा के। इसके अतिरिक्त हम आगे देख लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देते हैं, अभी चर्चा करेंगे इन व्यंजनों के बारे में। कुछ वर्ण के बारे में, कुछ स्वरों के बारे में कुछ और टॉपिक्स भी बताने रह गए हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो व्यंजन के बारे में हम बाद में चर्चा कर लेते हैं। पूछा जाता है परीक्षा में कि समृत स्वर किसे कहते हैं। इसके अलावा अर्ध समृत स्वर, इसके अलावा अर्ध विवृत हो सकता है और विवृत स्वर। समृत स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अर्ध समृत स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अर्ध विवृत और विवृत के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ई और उ हमारे समृत स्वर कहे जाते हैं। ई उ में जो हमारी जिह्वा है वो तालु के
तालु को अधिकतम, इसको उच्च स्वर, ऊंचा स्वर भी के नाम से जाना जाता है, उच्च स्वर के नाम से भी जाना जाता है समृद्ध स्वर को। अगर पूछा जाए कि उच्च स्वर कौन कौन से हैं, ऊंचा स्वर, तो ई, ई, उ, ऊ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा अधिकतम हमारे तालु से स्पर्श हो जाती है, इसीलिए इन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। आप उच्चारण करके देख सकते हैं कि ई, उ, ऊ में हमारी जो जिह्वा है वो अधिकतम ऊंचाई तक जाती है, उसे, इन वर्णों को हम समृद्ध स्वर कहते हैं। अब अर्ध समृद्ध स्वर में क्या है, ए और ओ वर्ण हमारे अर्ध समृद्ध हैं, मतलब हमारी जिह्वा तालु तक जाती है लेकिन पूरी तरह से ऊपर उठती नहीं है, इसीलिए इनको अर्ध समृद्ध स्वर कहा जाता है। अब आता है अगला प्रश्न कि विव्रत स्वर और अर्ध विव्रत स्वर किसे कहते हैं। तो विव्रत स्वर में हमारी जो जिह्वा है वो नीचे की तरफ तेजी से आती है। आ जब कहते हैं तो जिह्वा हमारी है वो नीचे की तरफ बढ़ती है, तो आ अक्षर जो हमारा है, आ स्वर हमारा जो है वो विव्रत स्वर है, और अ और औ स्वर जो है वो अर्ध विव्रत है, क्योंकि विव्रत स्वर में जिह्वा नीचे की तरफ बहुत तेजी से आती है, और अ और औ का जब उच्चारण करेंगे तो जिह्वा नीचे की तरफ आती है लेकिन विव्रत स्वर से कम नीचे आती है, इसीलिए इसको अर्ध विव्रत स्वर कहते हैं। तो समृद्ध स्वर में हमने जाना कि हमारी जो जिह्वा है वो तालु को बहुत तेजी से स्पर्श करती है, इसीलिए ई, उ, ऊ को समृद्ध स्वर, ए, ओ के उच्चारण में हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श तो करती है लेकिन पूर्ण रूप से तालु को स्पर्श नहीं करती है, इसीलिए मतलब समृद्ध स्वरों की अपेक्षा कम स्पर्श करती है, इसलिए इनको अर्ध समृद्ध कहा जाता है। विव्रत स्वर में क्या है, आ अक्षर का उच्चारण करने में हमारी जीभ नीचे की तरफ आती है, और ए, अ और औ का उच्चारण करते समय आ वर्ण की अपेक्षा, आ स्वर की अपेक्षा जीभ तालु के नीचे तो आते, मतलब नीचे की तरफ तो आती है लेकिन बिल्कुल नीचे की तरफ नहीं आती है। तो ये इतने वर्ण जो हमारे हैं वो क्या कहते हैं, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विव्रत और विव्रत स्वर। मतलब इन्हीं स्वरों में ये पूछा जाएगा कि ई वर्ण समृद्ध है या निम्न में कौन सा वर्ण, कौन सा स्वर समृद्ध स्वर है, छाटने को दिया होगा। तो इसकी सहायता से हम समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध विव्रत और विव्रत स्वरों को जान पाएंगे। कभी कभी परीक्षा में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्रतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं। व्रतमुखी और आवृतमुखी स्वर, व्रतमुखी और आवृतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं जाके। तो व्रतमुखी स्वर के अंतर्गत उ, ओ, औ, ओ, औ, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख व्रत के आकार का हो जाता है, ऐसे वर्णों को, ऐसे स्वरों को हम व्रतमुखी स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख व्रत की तरह नहीं होता है उन्हें आवृतमुखी कहते हैं। तो शेष वर्ण जो हमारे हैं आ, ई, ए, ये हमारे वर्ण आवृतमुखी स्वर या वर्ण कहे जाते हैं। तो अगर पूछा जाता है कि निम्न वर्णों में, ये निम्न स्वरों में ये सभी स्वर दिए हुए हों और पूछा जाए कि निम्न स्वरों में आवृतमुखी स्वर कौन सा है, तो जिन वर्णों में हमारा मुंह आवृत अर्थात गोल नहीं हो पाता है ऐसे स्वरों को हम आवृतमुखी, और जिनके उच्चारण में हमारा मुख गोल हो जाता है, उच्चारण करते में उ, ओ, औ का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारे मुख की आकृति गोल हो जाती है, इसलिए इन्हें व्रतमुखी स्वर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने स्वरों के बारे में पढ़ा। अभी दो वर्ण छूट गए थे, अंक और अह वर्ण का जिक्र नहीं किया गया था। तो आइए देख लेते हैं कि अंक और अह वर्ण क्या होते हैं। अंक और अह, ये दोनों वर्ण
न तो स्वर के अंतर्गत आते हैं न व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आखिरकार इन्हें कहा क्या जाता है? तो अंक और अह वर्ण को हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो अंक और अह वर्ण हमारे अयोगवाह वर्ण होते हैं। अंक अनुस्वार होता है, इसके उच्चारण में हमारे मुख की जो ध्वनि है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे शंख है, पंख है, जंग है। तो इनके उच्चारण करते समय अनुसार के हमारे जो ध्वनि होती है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अह हमारा विसर्ग वर्ण है। अह को विसर्ग कहा जाता है और अंक को अनुस्वार। आपने विसर्ग के कुछ शब्द देखे होंगे, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः। तो क्या है, जब इनका उच्चारण करते हैं तो दो बिंदियां आगे लगी हुई हैं और इनका उच्चारण होता है हा से। इन बिंदियों का उच्चारण हा से होता है। तो अह को विसर्ग वर्ण कहते हैं और अंक को अनुस्वार कहते हैं। अंक के उच्चारण में हमारे जब अंक का उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि निकलती है हमारी वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। और अंक और अह को हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज वर्णमाला चैप्टर के अंतर्गत हमने वर्णों के भेद पढ़े और वर्णों के भेद में वर्ण के दो भेद थे, स्वर और व्यंजन। हमने स्वर के बारे में पढ़ा। यदि हमारे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं वर्ण के दूसरे भाग के साथ में, व्यंजन के साथ में।